हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो क्या 2024 का जो सीटेट का एग्ज़ाम था प्राइमरी लेवल का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन मैथ के आए थे। तो उस पेपर को, यानी 2024 का जो पेपर था मैथ का, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी कि उस पेपर को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या उस पेपर में था। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या है। यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको जो है अच्छे से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है। सॉरी, रुको, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित समूह किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। ठीक है, तो त्रिआयामी जो सारी हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव ऑल थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो क्यूब, क्यूबाइड और स्फेयर और सिलेंडर। तो घन, घनाव, गोला, बेलन, ये क्या है? 3D आकृति है नहीं है बताना। ठीक है, देखो इसमें क्या, सेमी सर्किल, ये 3D वाला नहीं होगा, कोन वाला भी नहीं है, क्यूबॉइड और क्यूब, इसमें ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। घन और क्यूब, क्यूबॉइड, सर्किल, तो सर्किल में गड़बड़ हो जाती है। स्फेयर और सर्किल में अंतर होता है भाई। स्फेयर जो होता है वो हमारा 3D होता है, ठीक है, और सर्किल जो होता है हमारा वो 2D है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, जिसमें व्रत आएगा तो वो क्या है, हमारा नहीं होगा। सिर्फ इसमें यही चीज़ें सीखने की थी, ये चीज़ें सीखने की थी। ज़रा ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, क्या चीज़ें सीखने की थी इसमें? ये चीज़ें सीखने की थी कि जो हमारा सर्किल होता है, क्या होता है? सर्किल। ठीक है, तो जो हमारा सर्किल होता है वो क्या होता है हमारा? 2D। कैसा होता है? 2D। और जो स्फेयर होता है, ठीक है, तो स्फेयर जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 3D। ठीक है, तो यहाँ हमें ये नोट करना है कि कौन कौन से ऑप्शन में क्या है। देखो, इसमें गोला आ गया, ठीक है, तो ये 3D है। लेकिन इसमें अर्धवृत्त आ गया, एक वृत्त ये आ गया, एक वृत्त ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाले जो तीन विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिन लोगों को हमारी वीडियो सही लग रही है, यानी कि पसंद आती है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है हमारा, ये देखो। ठीक है, चीज़ें ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 32, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या चीज़ें थी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इज इज नॉट ट्रू। पहला, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं और वह एक आयत बन सकता है। कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना। देखो, पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं तो वह आयत बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी मतलब इस तरह समांतर चतुर्भुज है और ये और ये और ये और ये चारों कोण अगर बराबर हो गए तो वो क्या है? आयत बन सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या? सत्य नहीं है। कौन सी बात गलत है? यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर है तो वह आयत बन जाती है। मान लो पतंग है, ठीक है, तो पतंग के सम, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो आयत नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये बात, मतलब ये जो लिखी हुई यहाँ, ये गलत बात है। ठीक है, आगे, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो एक वर्ग बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है ये। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर है तो वह वर्ग बनेगा। ये बात भी ठीक है। तो इसमें जो है, अगर कोई बात मैच नहीं कर रही है तो वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा बिल्कुल ठीक आंसर है। मेरा मतलब यहाँ ये था कि आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि 2024 में जो पेपर था उसमें मैथ के क्वेश्चन किस तरह के आए थे। तो सही आंसर कितना? ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 33 है। जरा देखेंगे जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? निम्नलिखित तालिका को पढ़िए और ब्लड ग्रुप ए और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है। जैसे मान लो ए ग्रुप, ये लिखा हुआ है, बी ग्रुप वाले के 6 हैं और ओ ग्रुप वाले 12 है और ए बी ग्रुप वाले 13 है और टोटल कितने? 30 है। तो सबसे अधिक और सबसे कम पाने वाले रक्त समूह का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिंपल सवाल है ये तो सबसे अधिक वाले कौन पाए गए थे? सबसे अधिक वाले पाए गए थे 12, यानी कि ओ ग्रुप वाले। ठीक है, ओ ग्रुप वाले। और सबसे कम पाए जाने वाले में कौन सा था? ये था 3, यानी कि ए बी और ओ ग्रुप। तो ए बी का और 3 ग्रुप का कितना जाए? इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना गया? 3 से काट लेंगे, 3 ही कम 3, 3 चौक 12 और 1। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन नंबर क्या? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आप लोग के लिए यहाँ सोल्यूशन में भी दिया हुआ है कि इसका क्या है? 4:1 है। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा भारी सवाल नहीं था। जो इसमें लॉजिकली, जिसमें थोड़ा सा दिमाग था, उन्होंने ये बिल्कुल सही कर दिया होगा। ठीक है, विच इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो ये क्या था हमारा? 4:1 था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या है।
एक क्वेश्चन और दिया गया था, रीजनिंग से लिया गया था, ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग से लिया है। निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। देखो एक दिया, फिर 6, फिर 15, फिर उसके बाद बताना कितना, तो जो आएगा उसके बाद 45, फिर ये 66 और 66 और 90 मतलब 91 है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे इंग्लिश कभी कभी। तो ये क्या है, इसमें कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। पहले देखो यहाँ से सोल्यूशन देख लेते हैं आप। पहले 5 जोड़ लिया, फिर उसके बाद किसने जोड़ा, 9 जोड़ा, फिर 13 जोड़ लिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर 17 जोड़ लिया, फिर 21 जोड़ लिया, फिर क्या है हमारा 25 जोड़ लिया। तो इन दोनों के बीच में सबके 4-4 का अंतर है। डिफरेंस कितना है, 4-4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने के डिफरेंस थे। तो इस हिसाब से जो है हमारा ये 15 है, 15 में अगर हम 13 जोड़ते हैं, तो 15 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 28 आंसर। इसका राइट आंसर है ये, ठीक है। तो इस तरह का 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग वाला, ठीक है। अब क्या था हमारा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 35 क्या था, 2024 का। अम्मिनी 36 सर्वांगक्षम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, ठीक है। तो कुल देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं सॉल्यूशन से, कि भाई इसमें क्या होता है कि कुल सर्वांगक्षम वर्गों की संख्या, कुल सर्वांगक्षम वर्गों की संख्या कितनी ली हमने, 36 है। तो ये कहा गया है कि 36 है। तो बनाए जाने वाले आयत किस प्रकार होंगे, क्योंकि वो व्यवस्थित करना है। तो देखो 1 की गुणा 36 से कर ली, 2 की गुणा 18 से, मतलब इसके फैक्टर करने थे, ठीक है। 1 गुणा 36 से, फिर 2 गुणा 18 जाएगा, ठीक है। 3 गुणा 12, 4 गुणा 9, 6 6 36। तो स्पष्ट है कि अलग अलग प्रकार के 5 आयत बनाए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान से समझना है, इसकी मतलब 36 के क्या है, फैक्टर बताने थे, ठीक है। इस तरह के सवाल को क्या है, अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो और भी अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त को दोनों संख्याओं का योग। कोई भी संख्या है, मान लो एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, मान लो जैसे इसमें किताब वालों ने क्या कर दिया, x प्लस का मतलब 100 प्लस का x कर दिया। फिर वही संख्या 100 में से घटाई जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग। तो पहले क्या, दोनों प्लस करेंगे, तो 100 में से क्या, फिर वही संख्या घटा दी जाती है। तो उसका बताना है कि योग कितना होगा। तो वही देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 प्लस का 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200। सिंपल है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा, मतलब घुमाने वाला सवाल था थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या था, अगला क्वेश्चन में क्या था, अगले क्वेश्चन में था कि ये सवाल दिया हुआ था, नंबर ये दिए हुए पूरा सवाल किसमें कुछ है कि इसमें विषम संख्या पदों का योग ज्ञात करना। माना पदों की संख्या विषम है, भाई विषम ही होंगी, मतलब विषम मतलब पहला 1 फिर 2, देखो पहला दूसरा, मतलब पहला और दूसरा आपस में जीरो बनते हैं, पहला दूसरा जीरो बनते हैं, पहला दूसरा जीरो बनते हैं। अगर हम सम संख्या लेते हैं तो वो कट जाता है, लेकिन अगर विषम संख्या लेते हैं तो 5 नंबर का बच जाता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या है, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन्होंने क्या काम किया, हम ये देखो, मतलब इन्होंने कहा कि 5 माइनस का 5 फिर प्लस का 5 और माइनस 5। तो इन्होंने कहा कि हमें विषम संख्या वाला पद लेना। तो भाई देखो ये प्लस मतलब ये 1 नंबर पे, ये दूसरे पे, तो दोनों आपस में जुड़ने के बाद जीरो बना, फिर दूसरा, यानी कि सम और विषम दोनों जुड़ के आपस में जीरो बना रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा विषम नंबर पे, तो 5 आएगा, तो विषम नंबर पे 5 आएगा तो 5 ही जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इस तरह के क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं सीटेट में, हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल भी 2024 में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को आरोही क्रम में निरूपित करती है। आरोही क्रम का मतलब होता है, सॉरी अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि ऊपर से नीचे चलते हैं हम, तो ये होती है अवरोही। क्या होती है, अवरोही होती है, ठीक है। अगर हम नीचे से मतलब अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो ये क्या होती है, आरोही होती है, ठीक है। जिन लोगों के लिए जिन लोगों को मैथ कमज़ोर है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा देखेंगे। तो भाई देखो इसमें सबसे बड़ा ये और ये, तो यहाँ देखो ये तो सबसे छोटा ही है, भाई सब में सबसे छोटा ही लग रहा है मुझे तो। लेकिन हम चेक करेंगे, देखो इसमें 10.5 है, इसमें भी 10.5, इसमें 10, यानी कि ये ए बी और सी, तो ये वाला तो कैंसिल ही समझो, ठीक है। और वैसे कैंसिल भी नहीं हो सकता, 10 पॉइंट, हाँ कैंसिल ही समझो, क्योंकि 10.5 यहाँ आ गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं हम, देखो ये 10 है, इससे कम ये है, फिर इससे कम ये हो गया, फिर इससे कम ये हो गया, फिर इससे कम ये हो गया है, और इससे इससे बड़ा ये हो गया भाई।
इस वाले से ये बड़ा हो गया ना, तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ें भी गलत हो गई, ठीक है। अब 10.5, 1.5, 1.055, तो ये क्या है हमारा, इस वाले से छोटा ये हो गया, ये तो बड़ा हो गया इससे, फिर ये इससे और बड़ा हो गया, लेकिन लास्ट में सबसे छोटा लाना है। तो इस हिसाब से क्या है हमारा, देखो ध्यान से ज़रा, सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी, फिर उससे ये हो गया 1.5, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये उससे भी छोटा हो गया, फिर उससे छोटा ये हो गया, फिर सबसे छोटा ये हो गया, क्योंकि सब में क्या है 1 पॉइंट, ये देखो 1.1.1, लेकिन यहाँ 0 आ गया, तो इस हिसाब से क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग ये तो आप लोग जानती हैं बेसिक चीज़ें। अब अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया था 2024 में कि निम्न में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, ये पूछा गया था कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो इसका सिंपल तरीका यही, इन्होंने किताब वालों ने सही काम किया है, मतलब ये सही सॉल्यूशन है इसका कि भैया 3600 का गुणनखंड नहीं है। एक तरीका तो ये था हमारा कि हम पहले से 9 से भाग करके देख लेते हैं। हाँ, अगर हम इस तरीके को नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे मतलब 36 है, ठीक है, 3630 को क्या 9 से भाग करके देख लेंगे, तो 9 चौक 36, अब बचा 30, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब गुणनखंड 9 तो है नहीं। अब हम 36 को और 30 से 11 से भाग कर लेंगे, तो 11 तिया 33, अब ये 36 था, 33 हो गया, 3 उधर चले गए तो 33 हो गया ये वाला, वो 11 तिया 33 ही हो गया, तो इसका मतलब 11 है, मतलब इसका जो फैक्टर है। लेकिन अब हम और क्या चेक करेंगे भाई, 36 और 30 से और फैक्टर करेंगे, 3 से काट लेंगे, तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 कम 3, 3 6, 3 3 सॉरी 3 कम 3 ही हो गया, 1210 आ गया, मतलब 3 से भाग हो गया पूरा। अब 5 से और चेक कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 36 30 बटे 500 करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और ये कितना हो गया, इधर एक इधर चला गया 13, तो 5 दूनी 10, 3 हो गया, 5 छंग 30, तो ये मतलब इसका मतलब ये भी हो गया, तो सारे फैक्टर है, लेकिन इसका जो ऑप्शन पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 9 से ये डिवाइड नहीं होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसका फैक्टर कर लिया, भाई इसके जो ये फैक्टर कर लिए, अगर कोई से इनमें से आ जाए, मतलब 2, देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 11, तो जो जो इसमें आए हैं वो फैक्टर है, नहीं आए तो नहीं है। देखो 3 भी है, 3 आ गया, 11 है, 5 आ गया, लेकिन 9 नहीं है, 9 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से इनका सवाल को हमें करना था, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर ये हमेशा पूछाता है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में, या आपको ये याद रखना है कि 1 मिलियन में, भैया 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, भैया याद रखना, सीटेट का सबसे फेवरेट सवाल यही है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यहीं से सवाल बनेगा। तो अब 100 लाख, ठीक है, 100, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इसमें 100 लाख है, तो 100 बना दिया, लाख हो गया। तो इसमें बताना कि 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन के 1 2 3 4 5 6, तो ये होना चाहिए था 10 लाख। अगर होते 10 लाख तो हम कह देते 1 मिलियन है, तो इसका मतलब ये वाला है नहीं, ठीक है। बिलियन में क्या है, बिलियन में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो अब क्या है इसमें, अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़ है, ये क्या है 1 करोड़ है। तो ऑप्शन में देखो हमारा है 1 करोड़ या नहीं है, तो इसमें 1 बिलियन, हाँ ये ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है डी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है 1 करोड़ दिया हुआ, तो ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और थोड़े से सवाल को घुमाने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था कि प्रियदर्शिनी ने 4.8 करोड़ मतलब 4.8 मतलब 4.8 ग्राम या किलोग्राम बादाम और 2500 ग्राम किशमिश और 3.4 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए, ठीक है। तो प्रत्येक भार का पैकेट का भार क्या होगा। तो इस तरह के इनका सबको क्या बना लिया हमने, पहले ग्राम में बनाओ, ठीक है। अब देखो ये कितना हमारे पास 4.8 किलोग्राम, ठीक है, इसे ग्राम में बनाएंगे तो कितना जाएगा 800, 1 2 3 3 जीरो लगाएंगे, 1 पॉइंट रह गया, तो ये हमारे पास जो बनेगा, रुक जाओ ये इतना आ गया, ठीक है। तो इतना ग्राम हो गया, कितना हो गया 4400 ग्राम, ठीक है, वो सॉरी 4800 ग्राम। 2500 हमारे पास किशमिश पहले से ही है ऐसी, ठीक है, और ये हमारा कितना है 3.5 ग्राम है, तो इसकी गुणा अगर हम 1000 से करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 2500 आ जाएगा, आ गया ये 2500 ही आ गया, बस ठीक है।
2500 सबको जोड़ने के बाद कितने बराबर इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन, 3 दर्जन का मतलब 12×36 यानी 36 पैकेट बनाने में। तो 0 0 5 और 5 10 और 8 18 यहाँ से लगा 1, तो 6 और 3, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 10,800 ग्राम। ठीक है, इतना 10,800 ग्राम हो गया, और हमारे पास कितना 3600। ठीक है, तो 3600 है, तो 3600 से जब हम इसे भाग करेंगे 10,800, तो 36 या 108। ठीक है, तो हमारे पास कितना गया 300 ग्राम। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 300 ग्राम, क्योंकि 3 दर्जन की वैल्यू का मतलब होता है 12 या 36 यानी 36 पैकेट होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर है ये। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये था कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। ए वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो नया क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। भाई अभी 5 थी भुजा, कितनी थी 5 थी, तो 5 का मतलब दुगना कर दिया जाए कितनी होगी 10। ठीक है, अब पहले 5 थी, तो इसका जो हम ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना का 25 का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, लेकिन इसका कितना करेंगे, इसका करूँगा 100 हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया, तो 25 का ये कितना गुना हो गया, 25 का 100 कितना गुना होगा, 25 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 4 गुना। तो इसका सिंपल आंसर कितना, इसका इसका आंसर हो गया ए। भाई मेरी बात समझ में, देख पहले भुजा कितनी थी 5 थी, जब 5 भुजा थी तो वर्ग का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। अब भुजा डबल कर दी, तो 5 की डबल कितनी होगी 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आगे 100, तो इसका क्षेत्रफल 100 हो गया, तो 25 से 100 आने में कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 तक हमने कर लिया, 43 तक देखते हैं हम क्या है। देखो इस तरह का सवाल हमेशा पूछा जाता भाई, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता, भिन्न से हमेशा पूछा जाता, बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह का चयन करो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो भाई, अगर हम इसको सबसे पहले तो डिवाइड करने का मेथड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी है भाई, इससे से भाग करेंगे तो हमारे पास 0.33 आएगा, इससे से भाग करेंगे तो हमारे पास 4 से अगर हम 100 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा भाई 4 है, तो 4 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 0 लगाएंगे 4 5 20, तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया 25, और ये कितना गया 0.5। ठीक है, तो हमें बताना बढ़ते क्रम में, तो देखो भाई पहले क्या 0.33 था और 0.25 हो गया, तो इसका मतलब ये बढ़ता क्रम थोड़ी हो गया, पहले तो ज़्यादा था तो घटता क्रम होता है, इसका मतलब पहली बात गलत होगी। दूसरी में देखते हैं हम, दूसरी में मतलब 1.4 का मतलब 25, इससे भाग कर लिया हमने 0.33, और ये कितना 0.50, तो ये ठीक है भाई, पहले कम था फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। बाकी देखते हैं, ये तो घटता हुआ क्रम वैसे ही दिख रहा है हमें, क्योंकि ये तो 0.5 का मतलब आधे का मतलब 0.1 हो गया और 0.33 हो गया, तो ये तो घटता क्रम वैसे ही आ गया, और यहाँ से भी हमें ये पता चल जाएगा 0.5 है तो घटता क्रम, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें जो CTET का जो एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं आते, लेकिन लॉजिकली सवाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है, उसके पास एक 5 रुपये का मतलब एक साबुन खरीदना चाहती है जिसके उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, कितने का 5 रुपये का, और दो 1 1 के सिक्के हैं, और 5 जो उसके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, तो उस साबुन खरीदने के लिए उसको कितनी धनराशि की जरूरत है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, क्वेश्चन कैसा आ गया कि उसे साबुन खरीदने के लिए कितने और यानी कि 10 रुपये तो उस पर है ही, लेकिन टोटल हम देख लेंगे कि कितने रुपए उसके पास हैं। देखो उसके पास एक 5 का सिक्का है, तो 5 रुपये तो ये हो गए, और दो 1 के सिक्के हैं, तो 1 1 के सिक्के 2 रुपये, तो 2 रुपये वो हो गए। ठीक है, 5 50 पैसे के, तो 5 और 50 पैसे का मतलब है कि आधा। ठीक है, तो अब 5 हो गए, तो यानी कि इसके पास कितने हो गए 2.5 रुपये हो गए, प्लस का 2.5 रुपये, तो उसे साबुन खरीदने के लिए इन्हें सबको जोड़ेंगे पहले, तो 5 और 2 7 और 2 9.5 हो गया, तो 9.5 हो गया। ठीक है,
लेकिन साबुन कितने की, 10 रुपये की है, उसके पास 9.5 रुपये, तो उसे कितने रुपये की और ज़रूरत है, उसे 50 पैसे की और ज़रूरत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से ज़रा। चलिए, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि रूबीना के कार से इतने बजे, मतलब रूबीना के कार से इतने बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसने इतने बजे समाप्त की। मतलब उसने क्या काम करा, इतने बजे उसने शुरू की, तो यात्रा पूरी करने में लिया गया समय कितना है। मतलब तुम ये सोचो कि ये टाइम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए उसे, कैंडिडेट को, कि टाइम कैसे चेक करते हैं। मतलब जैसे जैसे मान लो 16 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम अपने हिसाब से देखा जाए, मतलब जैसे मैं कर सकता हूँ, तो ये कर सकता हूँ कि भाई 4:50 हो गई शाम की, और ये हो गया 9 तो ये देखो कितना हो गया, हाँ, मतलब हमें 21:15 ये हो गई, और ये हो गया 16:50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 घंटा है पूरा, तो यहाँ से 60 इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से 60 जाएंगे तो कितना हो गया 75, तो यहाँ कितना बच गया 20, 8 बज गए, तो इसे घटा सकते हैं हम, तो कितना हो गया 5, ठीक है। 7 में से 5 गए 2, तो 20 में से 16 के कितने बचे 4, तो 4 घंटे 25 मिनट हो गई, तो 4 घंटे 25 मिनट इसका सही आंसर ये है, सिंपल मेरे हिसाब से। तो मतलब मैं ऐसे करूँगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या हैं, जैसे ऐसे मान सकते हैं कि भैया 4:50 हो गई और ये हो गया 9:15, तो हमें बताना कि कितने घंटा हो गया। तो भैया यहाँ जब 4:50 हो गई, तो यहाँ 5 बजने में कितनी मिनट की जरूरत है, 10 मिनट की। अब 5 बज गई है, कितने बज गए 5, तो 5 बजने से 9 बजे तक आने के लिए कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, ठीक है। 10 मिनट तो ये लग गई, और 9 बजने में कितने 4 घंटे लग गए और 15 मिनट ये हो गई, तो 4 घंटे और 15 मिनट ये हो गई और 10 मिनट ये हो गई, तो 10 और 15 25 और 4 घंटे ये, तो 4 घंटे 25 मिनट। तो ऐसे भी इसको सवाल को देखा जा सकता है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ठीक है, अब ये जो हमारा क्या है भाई, ये हमारा जो आगे आ गया पेडागोजी आ गया, कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, उनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में देखो मैं सही बता देता हूँ। सबसे पहले, वह हमेशा उस विद्यार्थियों की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ये क्या है, गलत बात है। हमें किसी की तारीफ इतनी नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चा दूसरे बच्चों को जो है हीन भावना जाए। तो प्रभावी नहीं है, कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है, उद्देश्य को पूरा नहीं करता, तो पूछा नहीं है। तो हमें कभी भी एक बच्चे की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे बच्चों को क्या है, थोड़ा सा बुरा लगना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कौन सा था, ये था 46 था। अब 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पेडागोजी वाले सवाल शुरू हो गए हमारे। तो आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, कौन सा कथन। यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में महत्वपूर्ण करता है, बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक यानी कि विवेचन या तर्क पर आधारित है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो इसमें कौन कौन से हैं, ए बी सी। यह हमेशा ऑलवेज वाली बात जो हो जाती है ना, ऑलवेज या ओनली वाली, ठीक है। ऑलवेज या ओनली वाली तो नेगेटिव चीज़ होती है, तो ये गया है ये वाली बात गलत है। तो इसलिए ए, बी और सी ये तीनों बात मैथ के लिए बिल्कुल ठीक है, और आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं और इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, जरा ध्यान से समझेंगे। मैं पहले बता देता हूँ 48 है कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज बेस पे सवाल था। तो इसको जो है मैं आप लोग को जो मैथ की जो पेडागोजी है, जो इस तरह डायरेक्ट वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो उनकी भी क्लासेस कर दूंगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया, कौन सा ऐसा गणितज्ञ है जिन्होंने क्या है मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में काम किया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा है। रुको एक मिनट, तीसरा है कि भास्कर फर्स्ट, ठीक है। क्या है, भास्कर फर्स्ट ने ये काम किया है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, इसकी जो थियोरेटिकल चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया उन्होंने, गणितीय प्रणाली के दशमलव प्रणाली पर भी कार्य किया। ये आप लोग को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गणितीय प्रणाली के दशमलव प्रणाली पर काम करने वाला कौन है, वो है भास्कर।
जो संख्या 10 पर आधारित है, खगोल विज्ञान के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें एक वर्ष लंबाई की गणना शामिल है। अच्छा, 1 वर्ष लंबाई होती है, जैसे लंबाई का जो होता है ना प्रकाश वर्ष वगैरह, उसमें उससे संबंधित चीजें सॉर्ट आउट की थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। मतलब कौन सी परिस्थिति ऐसी जो ये चेक करता है कि बच्चे ज्ञान का स्वयं ही का निर्माण जो है स्वयं ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये है कि बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, ठीक है, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियों द्वारा और उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न पर खोज कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे क्या है, खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, सिर्फ मुझे मेरा मतलब दिखाने का है ये कि 2024 का जो पेपर ऐसा आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है ध्यान से समझेंगे, पेडागोजी का है क्वेश्चन, जरा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको जरा, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये है 50 नंबर है कि एक सब्जी बेचने वाला 60 रुपये पालक जो है 60 रुपये प्रति किलो बेचता है। सोनू ने इतने ग्राम पालक लिया जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू से 21 रुपये ले लिए, मतलब 6 करके। ठीक है, ठीक है, और 3 रुपये। तो सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग लाए गए इस गणितीय कौशल से संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल स्पष्ट है, अस्पष्ट है? ये तो गलत कौन सा संबंधित कथन सत्य है? अच्छा, ठीक है, आगे है कि यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो ये स्पष्ट नहीं है, तो ये भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आगे है कि यह कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जो है वो बात बिल्कुल सही है सी। क्योंकि उसने कैसे किया पता है, उसने 60 रुपये किलो के हिसाब से बदला, उसे पता लग गया 100 ग्राम कितने रुपए का, 6 रुपये का। तो उसने सोचा 300 ग्राम कितने हो गया, 6 तो 3 जोड़ा 18। उसने सोचा जब जब 100 ग्राम 6 रुपये का है तो 50 ग्राम और 50 तो 3 रुपये का हो गया। तो उसने 18 और ऐसे जोड़ कर ऐसे लिखा उसने। ठीक है, जो सब्जी बेचने वाला है उसने क्या दिमाग में लगाया, उसने ये काम किया कि भैया कि उसने क्या लिया, उसने क्या काम किया भाई, 60 रुपये किलो कोई चीज़ है तो 100 ग्राम कितने की होगी, 6 रुपये की, तो 300 ग्राम तो ये होगी, तो 18 हो गया, और बच्चे 50 ग्राम, तो 3 रुपये और लगा दिए। तो इस तरह से उसने करा, जबकि ये चीज़ें गलत थी। तो क्या है, ये पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि सच स्किल हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटीज फॉर सोल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही होती है। ठीक है, विद्यार्थियों की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया यानी चिंतन के बारे में जानकारी देती है, ये बात भी ठीक है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल ठीक है। और गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, ये बात बिल्कुल हजम नहीं है। और इसमें पूछा क्या गया था भाई, इसे पूछा गया था निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, आप लोगों को बता देता हूँ। आज की क्लास में आप लोग सीख लेना आकलन और मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, मूल्यांकन क्या, रिजल्ट आता है भाई साहब। ठीक है, कोई भी रिजल्ट है तो वो मूल्यांकन होता है। आकलन का मतलब है कि उसमें कोई भी अपने किसी मेथड से क्या है उसको पढ़ने में क्या सुधार किया जा सकता है, मतलब अभी भी गुंजाइश है, रिजल्ट नहीं आया, पूरा रिजल्ट नहीं आया। आकलन का मतलब कि उस आकलन को हम कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और उसमें सुधार हो सकता है। ठीक है, आकलन का मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे क्या सुधार की गुंजाइश है, सुधार हो सकता है। लेकिन मूल्यांकन में सुधार नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये आप लोग को दिमाग में चीजें रखनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सही आंसर पे ही बात करता हूँ कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या जो दूसरा ऑप्शन है वो बात सही है कि हाँ ये बात सही नहीं है। मानक यानी कि मानक संदर्भित आकलन निदानात्मक निदानिक निदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोग होता है। तो ये बात जो है वैसे सही है, लेकिन इसमें पूछा गया कि कौन सी नहीं है, तो इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको थियोरटिकल को चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग वीडियो को रोक के इसको चीज़ों को पूरा को पढ़ सकते हो और आप जो इस चीज़ से क्या है
सीख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक, कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं किस चीज की हैं? महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम इंपॉर्टेंट प्री नंबर कंसेप्ट, जब हम नंबर सिखाते हैं तो उससे पहले आप लोग देखोगे स्कूल में, मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे तो पता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता, मतलब जो कैंडिडेट है अभी वो प्राइमरी में नहीं गए मान लो, तो अभी उन लोगों को नहीं पता, तो वो मैं बता देता हूँ कि जब हमें प्री नंबर यानी कि 1 2 3 4 5, जब हमें नंबर सिस्टम पढ़ाना होता है तो हम उससे पहले, जब नंबर सिस्टम पढ़ाना होता है तो हम उससे पहले क्या है, ये सब चीज़ें अधिक, बड़ा, लंबा, छोटा, ये सब चीज़ें जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ाना होता है। ठीक है, हाँ, इसमें देखो थियोटिकल चीज़ें में दी है, मतलब यह है अवधारणाएं गणित के मूल विचारों जैसी मात्रा, आकार, दूरी आदि समझने के लिए आवश्यक है। इनका प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये सब चीज़ें जब पढ़नी है, जब क्या हमें कोई भी नंबर या हमें नंबर पढ़ाना है, उनकी अवधारणाओं को करने के लिए क्या इन्हें पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था 54 कि गणितीय अधिगम सामग्री, मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल क्या है? सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करते हैं, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करते हैं, निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करते हैं, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये डी बात तो बिल्कुल ठीक है, डी बात तो बिल्कुल ठीक है कि लर्निंग मटेरियल जो होता है हमारा गणितीय अधिगम, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में क्या बेहद मदद करते हैं, उससे क्या एक माहौल बनता है, एक बात। दूसरी बात यह कि स्व अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करता है। ठीक है, अपने आप बच्चा सीखता है तो उस लर्निंग मटेरियल से क्या बच्चा अपने आप भी सीखता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी और डी जो है वो दोनों चीजें क्या है, बी और डी ये दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/3 के तुलनात्मक की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं, विभाजन भाग विधि हो सकता है, लघुत्तम समवर्तक ये सबसे अच्छी होती है, यूजिंग फैक्टर भिन्न डिस्क का उपयोग, फ्रैक्शन डाइस ये भी हो सकता है। अच्छा मेरे हिसाब से तो डी भी ठीक है और सी भी अब देखते हैं क्या है, लेकिन डी बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, डी बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 55 नंबर का कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भिन्न डिस्क का प्रयोग किया जाता है, भिन्नों को उचित संख्या में भिन्न डिस्क को एक साथ दर्शाया जाता है। भिन्न डिस्क का मतलब ये है, जैसे ऐसे बना हुआ तो भैया 2/3, तो ये 2/3 का मतलब जैसे कर लिया तो हमने 3 भाग बांट लिए, 1 2 3, नीचे टोटल 3, तो हमें बताना कि 1 2, तो यानी कि ये वाला जो भाग है वो 2/3 हो गया। अब इसमें क्या 4/6 कर लेंगे, इसे थोड़ा सा 2/3, तो 2/3 यही बात है। तो भिन्न डिस्क से अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो उससे हम बताएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 56 नंबर में देखेंगे जरा क्या है, ए टीचर यूजेज रोल प्ले मेथड इन मैथमेटिकल क्लास, उसका एम क्या है, हर एम इज। अच्छा ध्यान से समझे, ये सीटेट बड़ा ध्यान देता है, हर हर एम इज यानी कि वो टीचर कैसी, लेडीज टीचर है, कैसी है, हाँ लेडी टीचर है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, उसका उद्देश्य है। ठीक है, रोल प्ले कैसे करेगी, मेंटेनिंग डिसिप्लिन अनुशासन बनाए रखना, कीप चिल्ड्रन बिजी बच्चों को व्यस्त करना, प्रोजेक्टिंग चिल्ड्रन बिजी यानी विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, एंटरटेन चिल्ड्रन बच्चों का मनोरंजन। तो इसमें क्या है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग कर सके, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि विचारों का बहिर्वेशन। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जरा ध्यान से समझेंगे हम कि एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन विधि का प्रयोग करती है, उसका उद्देश्य विचारों के बहिर्वेशन से है। कक्षा कक्षा शिक्षण में रोल प्ले विधि का उपयोग करने से बच्चों को अपने ज्ञान और समझ का विस्तार करने का सहज अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या बोध विकसित। ठीक है, आगे है संख्या बोध विकसित करने में उपकरण उपकरण लिखा हुआ है। ठीक है, सभी
तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रयोग करता है, ये कौशल का प्रदर्शन करता है। तो इस हिसाब से जो मैं सही आंसर पे जाता हूँ और लिखता हूँ कि विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदु डॉट को गिने यह बताने में सक्षम है यह 4 है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं एक बात और यहाँ आप लोग ये सब चीज़ें थियोटिकल चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। और हमारा क्या है, थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, तो अब इसमें ज़रा ध्यान रखा जाता है हर चीज़ का कि भैया एनसीएफ 2005 से मैथ से क्वेश्चन पूछ ले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ये देखो, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए इन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो इसका मतलब क्या, इनका जो उपयुक्त कारण यही है कि हमारे समाज में यही समझा जाता है समाज में कि जेंडर की समस्या है, ठीक है। ये समझा जाता है कि लड़के जो समस्या समाधान को जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 59 है कि कक्षीय शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, गणित का विस्तार, ज्ञान भंडार, दूसरा, ठीक है। और आगे है गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। ये तो गलत बात है भाई, गणित में एक उत्तर ही होता है ज़्यादातर। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणाली की आवश्यक व्यापक होती है, तो ये बात भी गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वाला, ठीक है। कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ठीक है। अमूर्त मतलब अब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई नहीं देती चीजें, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार, देखो सारी चीजें आ गई भैया, एनसीएफ 30 क्वेश्चन में एनसीएफ भी आ गया, NEP भी आ गई। तो 30 क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है 15 क्वेश्चन तो हमारे आसान होते हैं, लेकिन जो 15 क्वेश्चन CDP के उसके होते हैं पेडागोजी के, थोड़ी काफ़ी हार्ड होते हैं। तो देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, देश भर में विभिन्न विषयों में प्रतियोगिताएं होंगी, तो कम, सरल या मजबूत या हतोत्साहित? हाँ, NEP के अनुसार, ठीक है। NEP के अनुसार जो इस तरह के जो एग्जाम होते हैं तो उनसे क्या होता है, मजबूती होगी, ठीक है, मजबूत होगा हमारा, ठीक है, सब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। इस तरह के टेस्ट होते हैं तो हमारा क्या है, मजबूती होती है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगी मजबूत होंगी, जिनके अनुसार से समावलोचनात्मक सोच एवं तर्क शक्ति, विचार और कार्य करने में सक्षम बालकों का विकास होगा। तो इसलिए ये लाइनें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज की वीडियो यही थी, और ये जो हमारा PYQ का हमने पूरा पेपर में दिखाया कि मैथ के कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग इसको सीख के आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि हाँ इस तरह से एग्जाम आने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं, ठीक है। धन्यवाद।